नमस्ते दोस्तों। आपको याद होगा कि यूएस और इजराइल मिलके ईरान पर फरवरी में अटैक कर देते हैं। और उसमें क्या होता है कि जो खामेनी उनके लीडर थे ईरान के, वो मारे जाते हैं। तो जब ये अटैक होता है तो ये अटैक क्यों होता है, इसकी कोई कारण समझ में नहीं आता, अभी तक भी नहीं पता था। लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ जिससे अब थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि ये अटैक क्यों किया था और इसके पीछे क्या कारण था। और इसमें जो ईरान के जो एक्स प्रेसिडेंट है, वो कैसे मोसाद का साथ देते हैं, इस वीडियो में आज हम यही बात करेंगे। और ये जो अटैक होता है ये एक ऑपरेशन की वजह से होता है, जिस ऑपरेशन का नाम है पुश इन बूट्स। अब पुश इन बूट्स क्या ऑपरेशन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसमें जो ईरान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है उसका उनका क्या रोल था, और वो मोसाद के साथ कैसे जाके मिल गए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ऑपरेशन पुश इन बूट्स। तो ऑपरेशन पुश इन बूट्स एक कोड नेम है, सीक्रेट मिशन का एक कोड नेम है, जिस मिशन के तहत इन इसराइल को क्या करना था। ये मोसाद का वो ऑपरेशन है। तो इसके तहत इसराइल को क्या मोसाद को क्या करना था कि उनको एक मल्टी ईयर रिजीम चेंज प्लॉट करना था। मतलब जो ईरान में जो खामेने की रिजीम थी, रिजीम मतलब गवर्नमेंट या फिर जो उनको चलाती है, खामेने की जो सरकार थी, उनको चेंज करना था। और खामेने की जगह कुछ ऐसे को बिठाना था जो इजराइल का साथ दे या फिर इजराइल के अंडर काम करे, जो कि मोसाद का ऑपरेशन था। अब क्या होता है कि इनको एक आदमी मिलता है जो कि था प्रेसिडेंट वहाँ का, मोहम्मद अहमदी नेजाद। ये वहाँ का ईरान के पॉलिटिशियन है। और ये सिक्स्थ प्रेसिडेंट ऑफ ईरान थे, जो कि 2005 से लेकर 2013 के बीच में ईरान के प्रेसिडेंट थे। अब मोसाद इनको सेलेक्ट करता है अपने मिशन के लिए। नेजाद को क्यों सेलेक्ट करता है, तो क्या था कि प्रेसिडेंट थे 2005 से 2013 तक। और जो निजात थे उनको देखा जाता था, एक तो एंटी इजराइल, काफी एंटी इजराइल थे जब ये प्रेसिडेंट थे। फिर थे जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था, उसको सपोर्ट करते थे। और जो क्लोजली अलाइन करते थे वहाँ की पॉलिसीज से, जो इजराइल के खिलाफ ईरान में पॉलिसीज थी, उनका काफी सपोर्ट करते थे। अब जो मोसाद है वो इनको सेलेक्ट क्यों करती है, तो क्या होता है जब ये अपने टाइम पे, जब ये प्रेसिडेंट थे तब तो काफी अच्छे से सपोर्ट करते थे। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, जब ये वहां से 2013 के बाद जब वहां से रिजाइन होता है इनका, जब ये अपने पद से हट जाते हैं, तो क्या होता है इनमें कुछ चेंजेस आते हैं। अब ये क्या होता है कि जब ये ऑफिस से हट जाते हैं तो ईरान की जो लीडरशिप है उससे एकदम कट ऑफ हो जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। ईरान की लीडरशिप जो खामेनी थे उनसे दूर हो जाते हैं, उनसे बातचीत करना बंद कर देते हैं और एकदम आइसोलेट हो जाते हैं। फिर क्या था, इनको जो प्रेसिडेंट बाद में दोबारा चुनाव होता है उसमें प्रेसिडेंट के लिए खड़ा नहीं होने दिया जाता, बार बार बैन कर दिया जाता है इनको प्रेसिडेंट बनने से। तो एक तो वो भी बात हो जाती है। फिर होते हैं जो इनके अलाइज थे, जो इनके साथी थे, उन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। खामेनी की जो रिजीम थी वो इन सबको अरेस्ट कर लेती है। और इस वजह से ये जो निजात थे, ये खामेनी के काफी खिलाफ हो जाते हैं। जो खामेनी का ग्रुप था, जो पूरी रिजीम थी, उसके खिलाफ हो जाते हैं। और इससे जो मोसाद मोसाद था, उनको तब इसके इनके बारे में थोड़ा आइडिया होता है कि ये हमारा साथ दे सकते हैं और इनको रिक्रूट किया जा सकता है। तो इस वजह से मोसाद इनको चुनती है। अब कैसे चुनती है मोसाद इनको, क्योंकि अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। अभी कंफर्म नहीं है कि जो इजराइल की मोसाद है उनके साथ इनके लिंक है। लेकिन इनको अभी गवर्नमेंट ने जो सुप्रीम लीडर है वहाँ की, खामेनी की गवर्नमेंट है, उन्होंने इनको अरेस्ट कर लिया है। और इनके ऊपर हम जो केस होएगा, जो मुकदमा चलाएंगे, वो लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो इन्वेस्टिगेशन होएगी, उसके बाद एक एक चीज पता लगेगी। लेकिन ये जो चीज़ है, ये गवर्नमेंट, जो खामेनी गवर्नमेंट है, जो खामेनी की रिजीम है, उनकी तरफ से ये सारी चीज़ें। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो जो रिजीम है उनका कहना है कि जब पहले तो ये ऐसे थे, लेकिन फिर क्या होता है, इनमें कुछ चेंजेस आते हैं, एकदम से कुछ चेंज आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब इनको ये खामेनी की रिजीम के खिलाफ हो गए, तब इनमें कुछ चेंजेस नोटिस किए जाते हैं। क्या चेंज होते हैं, पहले आइडियोलॉजिकल थे, मतलब खामेनी का खूब सपोर्ट करते थे, जो सुप्रीम लीडर थे उनको मानते थे। लेकिन फिर क्या होता है कि ये नेशनलिस्ट हो जाते हैं, फिर एकदम से देश प्रेमी हो जाते हैं, देश का साथ देते हैं, डेमोक्रेसी चाहते हैं वहां पे। फिर करप्शन को क्रिटिसाइज करने लगते हैं ये। और क्या होता है, जो सैंक्शंस है, ईरान पर सैंक्शन है, तो ये पब्लिक में आके कहते हैं कि जो ईरान पर सैंक्शंस है उसी की वजह से ईरान खत्म हो रहा है। तो ये जब रिजीम चेंज होएगी तभी जो हमारे सैंक्शंस है वो खत्म होएंगे और ईरान डेवलपमेंट करेगा। फिर क्या होता है, जो ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में, जो पहले जब ये प्रेसिडेंट थे तब तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का साथ देते थे अच्छे से। लेकिन फिर क्या होता है कि ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के भी खिलाफ हो जाते हैं, मतलब उसको बंद करवाना चाहते हैं।
फिर क्या होता है कि इसराइल को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं, इसराइल को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं, मतलब ईरान का साथ देना, ये चाहते हैं कि ईरान इसराइल का साथ दे और जो इनके बीच में लड़ाई है उसको खत्म करे। ये क्या चाहता है कि ये ईरान को अब्राहम अकॉर्ड्स पे शामिल करना चाहते हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है कि जो इसराइल है और जो गल्फ देश है उनके बीच की संधि है जिसको यूएस संभालता है, यूएस मीडिएट करता है इनके बीच में। तो ये एक संधि है, तो इसमें जोड़ना चाहते हैं ये ईरान को। इस वजह से जो इन पे शक जाता है कि ये इसराइल के इंटरेस्ट की बातें करते हैं और थोड़ा इसराइल के सपोर्ट में बात करते हैं, तो इस वजह से ये इसराइल के स्पाई हो सकते हैं या फिर उनके रिजीम मोसाद के साथ हो सकते हैं। तो इस वजह से जो इस रिजीम है, जो खामेनी रिजीम है, उनका कहना है कि ये जो मोसाद है उनके साथ हो सकते हैं ये। अब देखते हैं कि ये मोसाद के कांटेक्ट में कैसे आए, कैसे मोसाद के कांटेक्ट में गए या फिर उनमें शामिल हुए। तो क्या होता है कि जो फेज वन में 2022 में जो 2013 में ये वहां से पद से हटे, फिर उसके बीच में इनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुए, उसके बीच में इनको प्रेसिडेंट से हटाया गया, बैन किया गया, रिजीम के खिलाफ हो गए, वो सब हुआ। फिर 2022 में क्या होता है, मोसाद इनको नोटिस करता है कि ये रिजीम के खिलाफ है, ये हमारा साथ दे सकते हैं। तो मोसाद इनको नोटिस कर लेता है और इनके बारे में थोड़ा सोचना शुरू करता है। फिर क्या होता है 2023 में मोसाद इनको पहली बार मिलता है, कहाँ पे मिलता है, ग्वेटमाला में। ग्वेटमाला में एक एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें ये गए हुए थे, तो वहां पे मोसाद पहली बार इनसे कांटेक्ट करता है। अब ये कांटेक्ट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है फेज थ्री में यहाँ पे कांटेक्ट हो जाता है। यहाँ पे थोड़ी बहुत उनको लगता है कि ये हमारा साथ दे सकते हैं, तो यहाँ पे इनका कांटेक्ट हो जाता है और बातचीत हो जाती है। फिर क्या होता है फेज थ्री में 2024 में एक मीटिंग होती है बूडापेस्ट में। बूडापेस्ट है हंगरी की कैपिटल। वहां पे एक मीटिंग होती है जो कि था हंगरी एकेडमिक इवेंट। इसके अंडर वो जाते हैं और इसको कवर लेते हैं एक तरह से, मतलब इनका इवेंट में कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये इवेंट में जाते हैं मिलने के लिए। अब किससे मिलने गए थे, ये मिलने गए थे मोसाद के डायरेक्टर डेविड ब्रेनर से। डेविड ब्रेनर ये है जो मोसाद के डायरेक्टर है, जो पहले 5 साल मोसाद के लिए काम कर चुके हैं, अभी तो ये रिटायर हो गए। उनसे मिलने जाते हैं और ये बात सीआईए को इन्फॉर्म कर दी जाती है। तो 2024 में ये मोसाद के डायरेक्टर से ही मिल जाते हैं, मतलब एक तरह से मोसाद में शामिल हो जाते हैं। अब क्या होता है 2024 में 2025 में 2024 में तो वो मोसाद में जाके शामिल हो जाते हैं। अब 2025 में भी फर्दर मीटिंग्स होती है बूडापेस्ट में। ऐसे ही जो कवर लेके उनकी मीटिंग्स होती हैं, ऐसी मीटिंग्स चलती रहती है। फिर 2026 में क्या होता है, अभी फेब्रवरी 2026 में, अब फरवरी 2026 में याद होगा कि इसराइल और अमेरिका मिलके ईरान पर अटैक कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब अटैक होता है तो इसराइल इनको सपोर्ट करता है। इसराइल क्या करता है, इसराइल जब अटैक होता है तो अहमदी नजाद के जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उस पर टारगेट करता है, उन पर स्ट्राइक होती है, वो मारे जाते हैं। फिर क्या होता है, जो मोसाद है वो निजाद को वहां से निकाल लेता है, क्योंकि तेहरान में बॉम्बिंग होने वाली थी उस टाइम पे, तो उनको बचाना था मोसाद को। तो मोसाद तेहरान में से निजात को निकाल लेता है और एक सेफ हाउस पे ले जाता है, सेफ जगह पे वहां पे रख दिया जाता है उनको, जहाँ पे वो सेफ रहे, वहां पे स्ट्राइक ना हो। तो इसराइल और मोसाद मिलकर उनको प्रोटेक्ट करता है, जो निजात है उसको प्रोटेक्ट करता है। अब क्या होता है, ये सब तो हो गया। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो 2026 है, अभी जुलाई में कुछ दिनों पहले क्या होता है कि जो ऑपरेशन था वो पब्लिक हो जाता है, मीडिया में लीक हो जाती है खबर। ये खबर लीक हो गई और इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। जैसी खबर लीक हुई, मीडिया ने इसको लीक किया और जो ईरान की सिक्योरिटी है वो इनको अरेस्ट करके ले जाती है। अब अभी इनका कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है इनके साथ, ये जिंदा है या मर गए, अभी कुछ नहीं पता इनके बारे में। अब ये सारा तो हो गया, ये सारा ऐसे पता लगा उनका, ऐसे वो उसमें मोसाद के साथ काम करने लगे, ये सब तो ठीक है। अब है रिजीम चेंज का प्लान क्या था, तो ये प्लान था पुश इन बूट्स। जो पुश इन बूट्स था, रिजीम चेंज का प्लान था वो। तो इसके तहत क्या था, इनका क्या प्लान था, पुश इन बूट्स ऑपरेशन क्या था। तो उसमें था कि लीडरशिप डिस डिकैपिटेशन। तो लीडरशिप डिकैपिटेशन क्या था कि
इनका प्लान क्या था? इनका प्लान था कि इसराइल और अमेरिका मिलकर फरवरी में ईरान की जो कैपिटल सिटी है, जहाँ पर खामेनी और सारे लीडर्स रहते हैं, उनके ऊपर अटैक करेंगे। उससे क्या होगा, जो ईरान की पूरी लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप, वो मारी जाएगी, पूरी लीडरशिप खत्म हो जाएगी। जैसे कोई इंडिया के दिल्ली पर अटैक कर दे तो इंडिया की पूरी गवर्नमेंट खत्म हो जाए वहां से। ऐसा ही उन्होंने वहां पे किया कि ईरान की पूरी लीडरशिप खत्म कर दी। अब उसमें से क्या होता है, पूरी लीडरशिप खत्म नहीं होती, थोड़े जो लीडर्स थे उनके वो बच जाते हैं। फिर क्या होता है कि कुर्दिशी ऑफेंसिव हो जाएंगे। कुर्दिश ऑफेंसिव क्या है कि कुर्दिश एक फोर्स है, कुर्दिश एक एरिया है। कुर्दिश एरिया है जो टर्की और ईरान के बीच में आता है। यहाँ पे कुर्दिश स्पीकिंग पीपल रहते हैं, जो कुर्दी बोलते हैं, वो लोग रहते हैं, और वो चाहते हैं, वो हम अपना इलाका वापस चाहते हैं, अपना देश बनाना चाहते हैं। तो वो थोड़ा ईरान में भी आता है, इराक में भी आता है, सीरिया और टर्की इन सब में आता है, उनका जो एरिया है। अब क्या होता है कि ये चाहते हैं कि ये जो कुर्दिश लोग है, वो उस टाइम जब ये सारा टॉप लीडरशिप पे हमला होएगा, तो उस टाइम कुर्दिश पीपल इन पे हमला कर देंगे, और कोई रोकने के लिए इनकी लीडरशिप रहेगी नहीं इनको। तो ये भी इन्वेट करके थोड़ी जो माइनॉरिटीज है, वहाँ की जो जनता है, उनको डरा देंगे। अब उससे क्या होगा, क्योंकि लीडरशिप भी खत्म हो जाएगी और यहाँ पे ऑफेंसिव हो रहा होगा, तो पूरी जनता डर जाएगी। उससे क्या होगा कि उनको एक लीडर चाहिए होगा। तब इनका प्लान था कि ये जो नेजाद है, मोहम्मद अहमदी नेजाद, उनको वहां पे एक लीडर की तरह लाएंगे। अब फिर क्या होगा कि जब लोग डरे हुए होंगे और कोई नहीं रहेगा, और कोई लीडर भी नहीं रहेगा, तो वो निजाद को अपना जो लीडर है उसकी तरह, एक उभरता हुआ लीडर की तरह देखेंगे। और उससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है, हो सकता है वो निजाद की बन जाए। मोसाद का यही प्लान था कि निजाद वहाँ के जो गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल करें, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बन जाए वापस, या फिर सुप्रीम लीडर, एक तरह से सुप्रीम लीडर बन जाए निजाद वहाँ के। तो उससे क्या होता है कि जो पूरा ईरान है वो इसराइल के कंट्रोल में आ जाता है। क्योंकि जब टॉप लीडरशिप इसराइल की होगी, तो वो पूरा ईरान इसराइल का हो जाएगा। अब ये फेल कैसे हो गया प्लान? क्योंकि इतना अच्छा प्लान था, इस वजह से जो अभी तक हमारे जो प्रॉब्लम चल रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, ये सारी चीजें इसी की वजह से हुई है। और जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वो सारा इसी की वजह से हुआ है, बस इस रिजीम चेंज की वजह से। ये सारा मेन प्लान था, जो कि अभी भी नहीं अभी भी सॉल्व नहीं हो पा रहा। तो ये जो इतना अच्छा प्लान था वो खराब कैसे हो गया? तो क्या हुआ, प्लान फेल कैसे हो गया? तो क्या हुआ जब ईरान पे स्ट्राइक होती है, जब यहाँ पे इसराइल स्ट्राइक करता है ईरान पे, तो तेहरान की जो तबाही थी, उसको देख के वहाँ के जो निजात थे वो डर जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि आपने इतना बड़ा अटैक कर दिया, आपको तो बस टॉप लीडरशिप को खत्म करना था, जबकि आप पूरा ईरान पर अटैक कर रहे हो। तो उस वजह से उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। और हो सकता है निजात को भी इस इतने बड़े अटैक के बारे में नहीं पता हो, इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है कि जो टर्की था, उसने भी जो कुर्दिश जो कंपोनेंट आने वाला था, कुर्दिश लोग जो हमला करने वाले थे, उसको रोक लेता है टर्की। टर्की नहीं चाहता, क्योंकि अगर इधर हमला होगा तो टर्की पे भी हमला होगा, चांसेस है। तो टर्की उस मामले को एकदम हटाना चाहता है, उनको बिल्कुल चिंगारी नहीं लगाना चाहता था, इसलिए टर्की ने उसके मना कर दिया। फिर था कि ईरान की जो लीडरशिप जैसे ही खत्म हुई, जैसे ही खत्म हुई तो वहां पर नई लीडरशिप हाथों हाथ बन गई। क्योंकि जैसे टॉप लीडर्स खत्म हुए, आपको याद होगा कि टॉप लीडर्स के खत्म होते ही 2-4 दिन में ही नई लीडर्स आ गए थे, तो इस वजह से उन्होंने लीडरशिप काफी अच्छे से संभाल ली। अब उससे क्या हुआ कि लीडरशिप संभाल ली। अब इसमें एक और बात आ जाती है कि इसराइल की जो, जैसे यहाँ पे जो इसराइल के टॉप वो थे, जो मोसाद के डायरेक्टर थे, वो उनको लेके आते हैं, उनको अपनी टीम में मोसाद में शामिल करते हैं, जो प्रेसिडेंट थे ईरान के। निजात को निजात को मोसाद में शामिल करते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, जो इसराइल की खुद की मिलिट्री थी, और जो इंटेलिजेंस लीडर थे, जो मिलिट्री के लीडर थे और मोसाद के लीडर्स थे, वो खुद इस बात से नाराज थे कि आप ईरान के एक आदमी को अपने साथ मिला रहे हो। तो इस वजह से उनका भी सपोर्ट नहीं मिलता उनको, और इस वजह से थोड़ा प्लान भी खराब होता है। फिर क्या होता है, ईरान के जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो इनका पूरा प्लान था कि ये सारे इंस्टीट्यूशन हार मान लेंगे, जो लीडरशिप है वो खत्म हो जाएगी, तो सब हार मान के घुटने टेक देंगे, और उसके बाद जो निजाद है वो आके सब संभाल लेंगे। तो लेकिन क्या होता है कि ईरान के जो इंस्टीट्यूशन है वो हाथ ही नहीं खड़े करते हैं, वो वापस जो जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा टाइम तक टिक जाते हैं।
और इस वजह से क्या होता है, इनका सारा प्लान फेल हो जाता है, और ये प्लान ऐसा बेकार फेल होता है कि ये अभी तक नहीं संभाल पा रहे। इस वजह से जो भी अभी तक जो लड़ाई थी वो अभी तक खत्म नहीं हो रही। ईरान की लीडरशिप उस टाइम की खत्म हो गई और नई लीडरशिप आ चुकी है। और इस वजह से वो वापस रिटेलिएट करते हैं। और अभी भी इस बार क्या हुआ है कि उनको पहले पता नहीं था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना इंपॉर्टेंट है। अब ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इंपॉर्टेंस पता लग गई है। तो उससे क्या हो रहा है, अब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे मेन कंट्रोल करना चाह रहा है कि बाकी सब छोड़ो, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करेंगे। तो ये सारी चीजें हुई है।